नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। जब आर्मी चीफ ने बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान से बात की तो कहा कि ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, यानी सांझी कोशिश करनी है इस मुल्क को बचाने और चलाने की। दहशतगर्दी के ज़ाविये से देखें तो पाकिस्तान एक शदीद तरीन दहशतगर्दी की लहर की जद में है। बलूचिस्तान के अंदर अगस्त के महीने में 65% से ज़्यादा इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के हमलों में। जो पुराना फाटा है उसमें 105% हमलों में ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बलोचिस्तान दहशतगर्दी में JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तोरकम बॉर्डर खोलने का फैसला अभी नहीं हुआ। मरियम नवाज को अवाम से 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा मैंडेट की तवक्को है। खुसूसी अदालत ने फैसले में कहा है कि इमरान और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। दोनों नाकाबिले ज़मानत जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। शाजिया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी CEC इजलास कल भी जारी रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं इंतखाबात जल्द हों। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर की सियासी मज़मुरात भी हैं, इसके सियासी महरक़ात भी हो सकते हैं, इसके पीछे इलाकाई महरक़ात भी हो सकते हैं। हमने बहरहाल इस मामले से निपटना है और हम हर 10 साल के बाद इस मामले से निपटते हुए नज़र आते हैं। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, उनका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस्माइल खान साहब डॉन के एडिटर हैं, KPK से में ज्वाइन कर रहे हैं, और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा तवानाई। इन तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आगाज़ करना चाहेंगे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा से, जो हमें फ़ोन पर ज्वाइन कर रही हैं। मुमताज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया। हमने आपका आज बयान देखा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो अगर आप बात करना चाहें कि इसकी नौइयत क्या है? क्या यहाँ से जत्थे आते हैं, यहाँ से उनको असला प्रोवाइड होता है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में सेंचुरीज़ हैं, किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है? देखें जी, ये जो 6 सितंबर का वाक़या हुआ चित्राल में, उसके एक बहुत ही रिग्रेटेबल सिचुएशन है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जानों का भी नुकसान हुआ। और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इट वाज वेरी क्लियर कि जो इसके ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ जाके मिलते हैं। और ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी बहुत सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं, जिसमें हमारी एजेंसीज ने और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ने ये बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि टेररिस्ट ग्रुप्स स्पेशली TTP की सैंक्चुरीज और हाइड आउट्स इस वक्त अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। और इस पर यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट आई है, उनकी सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी की, जिसमें ये चीज़ बड़ी क्लियरली सामने आई है कि टेरर ग्रुप्स स्पेशली TTP हैज सैंक्चुरीज इनसाइड अफगानिस्तान। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके बयान का एक ज़ाविया ये भी था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड है उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसकी वजाहत करेंगे, इससे मुराद क्या है? जी, हमारी इस पे बड़ी क्लैरिटी है कि जो बायलैटरल ट्रेड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, वो हमें पाकिस्तान उसको फुली सपोर्ट करता है और हम उनको ट्रांजिट ट्रेड को भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हमारे कस्टम्स ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स हैं कि इस ट्रांजिट ट्रेड के एग्रीमेंट को मिसयूज़ किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स अफगानिस्तान के लिए जा रही होती हैं उनको डाइवर्ट कर लिया जाता है और उस पर कई दफ़ा टैक्सेस वगैरह और ड्यूटीज़ नहीं दी जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नुकसानदेह चीज़ है। तो ये इस चीज़ को एक फ़ैसला हुआ है कि हम इस तरह की सारी माफियाज के अगेंस्ट एक्शन होगा, और इसमें जो माफियाज इसमें ऑपरेट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ स्मगलिंग, उस पर भी क्रैकडाउन जारी है, आप जानते होंगे। तो इस वजह से हम समझते हैं कि जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो, हमें अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे मसाइल पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि ये जो आपने क्रैकडाउन का जिक्र किया, जिसके अंदर डॉलर की स्मगलिंग भी मौजूद है, इसके अंदर वीट की स्मगलिंग मौजूद है, इसके अंदर फर्टिलाइज़र के मामलात हैं, असला भी इसके अंदर आता जाता है, इसके ऊपर क्रैकडाउन है,
ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा है, क्या हमारे यहाँ पर दफ्तर ख़ारजा में या जिन हलकों के साथ आप इंगेज करती हैं, फ़ैसला साज क़ुव्वतों के जो हलके हैं, उनमें ये सोच पाई जाती है कि इस क्रैकडाउन के होने की वजह से एक रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इससे मुतासर होता है, बिलियंस की ये ट्रेड होती है, स्मगलिंग होती है, तो क्या इसका आपस में कोई ताल्लुक़ वास्ता है या नहीं? देखिए, ये टेररिज्म के जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये इससे पहले से शुरू हुए हैं और लेकिन इसमें बिल्कुल एक क्लैरिटी है हमें कि जो ये इस तरह के एजेंट्स हैं, जो माफियाज हैं, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने, बॉर्डर पे इंसिडेंट्स करवाने और इसके अलावा टेररिज्म को सपोर्ट करने में उनका भी रोल रहा है। बिल्कुल, आखिर में क्या ये जो सेंचुरीज़ हैं जिनका आपने ज़िक्र फरमाया, वो सेंचुरीज़ इस वजह से मौजूद हैं कि वहाँ पर जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर निज़ाम काम कर रहा है उसके रेट नहीं है, या वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते जानबूझ के? दोनों में से क्या आपके ख्याल में फैक्टर ज़्यादा अहम है? देखिए, हम एनालिसिस में पढ़ना मेरा काम नहीं है। आई एम श्योर देयर आर एक्सपर्ट जो इसको एनालाइज कर सकते हैं। हमारी एक पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि जो भी टेरर ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस पर अफ़गानिस्तान की जिम्मेदारी है और वो हमने उनको बारहा ये अपना मैसेज कन्वे किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको फुलफिल करेंगे ताकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आइए नाज़रीन, अब इसका तज़िया भी कर लेते हैं। अगर इस्माइल मैं आपसे पूछ पाऊँ, हमारे यहाँ पे तो ज़ाहिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रोविंशियल डिवीजन्स हैं बॉर्डर की, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान के साथ उस बॉर्डर को देखें तो वो एक ही लंबी लाइन है, एक ही नेबर है हमारा। तो ये जो अभी आपने तज्जिया सुना फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन की तरफ से, और जो वाक़यात हुए आज मस्तूंग में जो हमला हुआ JUI के ऊपर, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब समेत 11 लोग ज़ख्मी हुए, आपको क्या लगता है कि डायनामिक्स इस मरतबा की दहशतगर्दी के क्या हैं? काफ़ी देखें, आपने ख़ुद भी अपने ओपनिंग जो मोनोलॉग है उसमें ये कहा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि जो मैंने ख़ुद भी जो स्टेटिस्टिक्स देखी थी और मैंने कलेक्ट की थी, ऑफिशियल डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो जब तक अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट की हुकूमत थी उनके आखिरी 6 महीने, उसके बाद अफ़गान तालिबान की हुकूमत के 6 महीने, और फिर दिस ईयर जो है 2023 1 जनवरी से 30 जून तक के 6 महीने, तो ये मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि कितनी जो है एक्टिविटी बढ़ी है, अटैक्स बढ़े हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर एरियाज़ में। खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि मेरा तो एरिया खैबर पख्तूनख्वा, मैंने बलूचिस्तान का तो नहीं किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो ये कि एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हुई है नंबर ऑफ़ अटैक्स में। दूसरा ये कि जो सिर्फ ये पहले जो चीज़ें होती थी, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते थे, अभी तो इनसाइड खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स हो रहे हैं। हमारे नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान तो पहले से बुरे थे, साउथ जो हमारे सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टांग, डेरा इस्माइल ख़ान और लकी मरवत, वहाँ पे हमले हुए हैं। फिर बड़ी डिस्टर्बिंग जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पेशावर के साथ जो एडजेसेंट है खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे तीरा में प्रेजेंस है, बारकम्बर खेल के इलाके में प्रेजेंस है, दूसरी जगहों पे इनकी। तो इशू ये है कि इतने बड़ी तादाद में जो लोग आ गए, जो जिस वक़्त ये मुज़ाकरात शुरू हुए काबुल में, और उनकी सुपरविज़न जो है मुसालती किरदार जो था उसमें अफ़गान तालिबान का था। मुज़ाकरात आगे तो नहीं बढ़े, लेकिन उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए वो अभी मुख्तलिफ हम ज़रा इस्माइल इस पर वापस आएंगे। ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का एक फ़ेज़ था, उसके अंदर उसके साए में या उसके छाते में जो यहाँ हुआ,
ज़रा मैं खुर्रम साहब से बात करना चाहूँगा। खुर्रम साहब, इसकी सियासी इम्प्लिकेशंस भी हैं दहशतगर्दी के। अब आपकी क़यादत तैयारी कर रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने की। जो टारगेट इस वक्त हो रहे हैं, ज़ाहिर है सिक्योरिटी एहलकार तो हो रहे हैं, वो नबर्द आज़मा हैं, लेकिन सियासतदानों को टारगेट किया जा रहा है। JUI के ऊपर एक दूसरा प्रोमिनेंट हमला है, बाजौड़ में इससे पहले हुआ। सिराजुल हक साहब के ऊपर हमला हो चुका है। हमने माजी में देखा कि दहशतगर्दी के हाथों पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर को खो दिया। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये मैटर ऑफ डिबेट क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? अदालतों में क्या हो रहा है? बंदियाल साहब आ रहे हैं, इमरान खान के केसेस की बेल लग रही है, नहीं लग रही है, ये बहुत बहस है। लेकिन ये जो फंडामेंटल इशू है हमारा पाकिस्तान जिससे मुतासर होता है, वो सियासी जमातें उस पर डिबेट कर रही हैं आजकल, आपकी जमात समेत, या नहीं? जी, हमने तो चूंकि आपके नाजरीन को हमसे बेहतर याद है कि जो ज़रब-ए-अज़्ब और अब्दुल फसाद का आगाज जो है उन्हीं सालों में हुआ था जब मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, 2014, 15, 16 की बात। तो लिहाजा हम तो बहुत इस मामले में सेंसिटिव भी हैं और दो हकायक हैं तो नाजरीन के सामने आना जरूरी है। एक तो ये है कि जब अमेरिका ने इनखला किया अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में, उसके फौरन बाद आपको याद होगा कि सदर आरिफ अलवी ने, जो आज भी मौजूद हैं, उन्होंने एक आम माफी की पेशकश की थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिसे फिर उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोहराया भी था और जिसको फिर उस वक्त अगर से मुज़ाकरात भी हो रहे थे लेकिन तहरीक तालिबान ने पब्लिकली उसको ठुकरा दिया था कि हमें माफी नहीं चाहिए, हम तो आपके आइन को मानते नहीं। लेकिन उसके नतीजे में अभी ये हकायक सामने आना बाकी है और 16 महीने में हमारी हुकूमत भी ये हकायक सामने नहीं ला सकी वाज़े तौर पर कौम के सामने कि कितने हजार लोग थे जो उस नरमी या कॉम्प्रोमाइज के तहत जो है तहरीक तालिबान के वो मुल्क में वापस आए। एक तो ये फैक्ट है। कल जाहिद खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में सिर्फ चित्राल के हवाले से बताया है कि उनके ख्याल के मुताबिक वहाँ पर तकरीबन 6000 लोग सिर्फ चित्राल के एरिए में मौजूद हैं। तो मैं हैरान हो गया, मेरा ख्याल था शायद वो 3-4 अजला की बात कर रहे हैं, बट ही वाज सेइंग कि उस इलाके में जहाँ से रेड भी हुई 6000 के करीब लोग मौजूद हैं। जी, वो लोग शायद उनके खानदान भी हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद है जिसका वाज़े तय्युन जो है अभी होना बाकी है। दूसरी जो हकीकत है जो कि हमारी हुकूमत के दौरान हमारे सामने आई और वो ये थी कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनमें जो बहुत सारे नौजवान हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं और ये भी अब एक फैक्ट बन चुका है कि वहां से लोग अफगानी जो है वो आकर जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा थे वो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आकर ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला आवर है। लेकिन सियासी जमातों में कहाँ पे बहस हो रही है? अगर आपसे जानना चाहूँ कि ये इज़ इट पार्ट ऑफ योर डिबेट राइट नाउ कि जी इंतखाबात होने हैं, कैंपेन करनी है, हमने बाहर निकलना है और इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, परसेंटेजेस जो हैं वो खौफनाक हद तक परेशान कुन है, तो ये डिबेट है कहीं पे या नहीं है? जी, ये डिबेट पिछले 2 दिन में तो बहुत ज़्यादा खुलकर आ गई जब हम प्लान हमने शुरू कर दिया है मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का। तो उसमें उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा इशू है कि उन्हीं की क़यादत में और उनकी वज़ारत उज़्मा में ये जो ज़रब-ए-अज़्ब है ये लड़ी गई थी रद्दुल फसाद, तो लिहाजा उनके लिए टारगेटिंग ज़्यादा है। तो ये तो अब पिछले 2 दिन से तो पार्टी के अंदर बहुत ये बहस हो रही है, ये जो नई सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है उसमें नवाज शरीफ की सिक्योरिटी और पार्टी की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे यकीनी बनाना। मजहबी जमातों के ऊपर फोकस बहुत है, टारगेट तो सारे हो रहे हैं, लेकिन JUI ट्वाइस हिट जमात इस्लामी, ANP पर भी अटैक हुए हैं, लेकिन ये ग्रुप से ज़्यादा फोकस में, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है तलत के जो दहशतगर्द गिरोह हैं और उसकी इस वक्त मेरा ख्याल है 4 जो है नुमाया और डिस्टिंक्ट जो है ग्रुप्स हैं और वो एक दूसरे से मिलते जुलते हमें लगते होंगे लेकिन वो नुमाया है। उस पर मैं आता हूँ कि वो 4 किस्में क्या हैं, लेकिन इनका जो मकसद है JUIF को, जमात इस्लामी को या किसी भी ऐसी मजहबी जमात को टारगेट करने का जिस मजहबी जमात का ताल्लुक़ पाकिस्तान के आइनी और जमहूरी निज़ाम के साथ है, टारगेट वो है। ठीक, यानी कि जो
तसलसल के साथ, और इस पे इस्माइल भी जो है बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, तसलसल के साथ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका मकसद ये रहा है कि रियासत और हुकूमत से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको डीलेजिटिमाइज किया जाए। ठीक। इनका जो सबसे अहम वार करने का जो मौका इनको मिलता है वो तब होता है जब रियासत बज़ाते ख़ुद कमज़ोर होती है। 2022 फरवरी ऑनवर्ड्स जिस तरह के चैलेंजेस जो है और जिस तरह की कमज़ोरियाँ पाकिस्तान को देखनी पड़ी हैं, और उसमें रियासत की अपनी बहुत सारी गलतियाँ हैं, फ़ौज की, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट की, हमारी ज़ाहिर बात है सियासी जमातों पे तो तनकीद होती रहेगी, अब यही होना है इंशाअल्लाह अगले 2-3 महीने जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। लेकिन ये पूरा जो इस वक्त इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, ये एक बहुत ये ऐसे है जैसे दहशतगर्द के लिए ये इफ्तार है। ठीक। क्योंकि जब मुनज़्ज़म निज़ाम होता है, जब हुकूमत यकसुई है आपके पास और आप जब पाकिस्तान यकजू यानी कि अब एक दूसरे के साथ, ठीक है थोड़ी बहुत डिबेट चलती है लेकिन सिस्टम चल रहा होता है, तो दहशतगर्दों के पास वो जो बयानिए हैं कि ये पूरा निज़ाम ही ख़राब है और ये आपको कुचलने का इसका मकसद है, ये महंगाई जो है ये सबूत देती है कि ये काफिरों के साथ मिले हुए हैं, ये निज़ाम जो है ये काफिरों वाला, ये सारे जो बयानिए हैं इनको तक़वियत मिलती है जब रियासत और मईशत जो है कमज़ोर होती है। और ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान में तो कोई मईशत कोई बहुत धूमधाम से नहीं चल रही, तो उधर जो छोटे पैमाने पर आमद और रफ्त है और लोगों का आना जाना है वो जैसे तसलसल, तो हमारा एक वल्नरेबल पॉइंट है जिससे फ़ायदा ज़्यादा उठाया जा रहा है। लेकिन टारगेट जो है आपने अहम बात की वो मजहबी जमातों को इस वजह से कि वो जो सियासी अमल है जिससे मुंसलिक है उसको डिलीजिटमाइज किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये चार मैं जो कहना चाह रहा था, आई विल कम बैक टू दिस क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं इस्माइल से इस पर पूछना चाहूँगा। इस्माइल, अभी ये यकसुई की बात कर रहे थे, तो ख्याल ये किया जाता था कि सियासी मामलात की वजह से शायद रियासत के पास वो यकसुई नहीं आ सकती, सियासी जमातों के अपने एजेंडे होते हैं, कोलिशन हुकूमतें होती हैं। अब तो केयर टेकर सेटअप है, अब तो मेरे ख्याल में बराह रास्त आपकी रेट को अगर चैलेंज होता है तो आप बराह रास्त एक्शन ले सकते हैं, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं हो सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद कि केयर टेकर सेटअप है और कोई सियासी जो मज़ाहमत आपको कहीं पे नज़र नहीं आती, ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही। जी तलत, उसमें बुनियादी जो एक वजह है वो ये है कि अभी तक हमारे मुल्क में इस हवाले से कोई नेशनल कंसेंसस बना नहीं है। जब भी बात होती है नेशनल एक्शन प्लान की बात होती है, नेशनल एक्शन प्लान हैज़ नथिंग टू डू विद योर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। CT इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। नेशनल एक्शन प्लान तो आपका एक होलिस्टिक ब्रॉड बेस्ड है कि आपने एक्सट्रीमिज़म को कैसे ख़त्म करना है, आपने दूसरी चीज़ों को कैसे। टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो तो एक रियलिटी है, एक रियल लाइफ चैलेंज है जिसको आप डेली उसका सामना करते हैं। उसको आप इन चीज़ों से जो नेशनल एक्शन प्लान के जो जुज़ियात हैं उसको हम कंफ्यूज कर रहे हैं उसके साथ। बड़ा मसला जो है वो ये है कि आज तक हम ये फ़ैसला नहीं कर पाए। ये जब मुज़ाकरात हुए थे और सैंक्शन थे, ऑथोराइज थे, आपने ख़ुद बात की, हमारी अस्करी क़यादत भी और जो उस वक़्त की पॉलिटिकल क़यादत भी, वो एक पेज पे थी कि जी तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और एक ऑप्टिमिज़म थी कि शायद दिसंबर 2022 तक ये चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। वो हुआ नहीं, हालात उसके बरअक्स गए। अभी मसला ये है कि उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी पार्लियामेंट की, उनकी अगर कोई मीटिंग हुई या उसमें कोई स्ट्रेटजी बनी कि मुज़ाकरात तो बंद ख़त्म हो गए थे, उसके बाद फिर क्या करना है। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत जो भी हो रही है वो हमारे स्पेशल जो अनवाए हैं आसिफ दुरानी साहब, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसमें मेरी मालूमात ये हैं कि उसमें कोई हेडवे नहीं हुआ अभी तक। अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि जी आप उनसे मुज़ाकरात करें TTP के साथ। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, उनको रीलोकेट करवा दें, उसके लिए उनको वसाइल चाहिए, वसाइल वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया, हालांकि जो डेलीगेशन गया था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे और ये सारे लोग गए थे, हमारे इंटेलिजेंस के लोग भी थे, अस्करी के सब थे,
तो उसमें जो बातचीत हुई थी उसमें वो इन प्रिंसिपल पाकिस्तान एग्री कर गया था कि वहाँ पे 10,000 के करीब जो लोग हैं या फैमिलीज़ हैं उनको रीलोकेट करने के लिए पाकिस्तान असिस्ट करेगा अफगानिस्तान को। उसके बाद उस पर कोई फॉलो अप नहीं हुआ। बातचीत मुझे ज़रा ब्रेक आगे में जाने दीजिए, ब्रेक के बाद तो हम ज़रा बैन अवी जो जाविया है वो भी लाना चाहेंगे। हमें इंटेलिजेंस के एक सरबराह ने ब्रीफिंग देते हुए किसी वक्त ये बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके इंटेलिजेंस इंटरेस्ट ना हो, वहाँ पर सबका फोकस है। हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर गवादर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पोर्ट्स, बिजनेस पोटेंशियल, सी पैक, इसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है या और भी मुहरकात हैं? कभी कभार अहम कौमी मामलात के ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए, बल्कि हमें तो अक्सर नज़र दौड़ानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो सिर्फ सियासतदानों को मुतासर नहीं कर रही, माशरे को भी मुतासर कर रही है और तमाम उस माहौल को ख़राब कर रही है जिसके अंदर हमने पाकिस्तान को स्टेबलाइज़ करना है। पाकिस्तान में बैन-अवी इंटरेस्ट बहुत से हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के एम्बेसडर की मौजूदगी की वजह से ये हो रहा है। मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जो मैं खुर्रम साहब के पास भी लेके जाऊँगा, मुशर्रफ के सामने भी रखूँगा। खुर्रम साहब, अमूमन अपने खैमे में एक ऊँट को घुसाना ही मुश्किल का बायस बन सकता है। हमने गवादर के खैमे के अंदर 2 ऊँट घुसा दिए हैं। एक तरफ से अमेरिकी इंटरेस्ट आपको बड़े वाज़े अंदाज से नज़र आ रहा है, वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पर आकर बड़े खुश भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि सी पैक जो है उसके अंदर गवादर का एक बड़ा सेंट्रल रोल है। तो अमेरिका और चाइना दोनों की ही नज़र है गवादर पर। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि दहशतगर्दी का उससे ताल्लुक़ है, लेकिन आपको पता है कि बिग टिकट इंटरेस्ट जब क्लैश करते हैं तो वो फिर हर किस्म का दाव पेच इस्तेमाल करते हैं। योर टेक? जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री इस पे करूँगा कि यहाँ जो पाकिस्तान में 2015 में बाकायदा तौर पर सी पैक का जो दस्तखत किए थे, उसके बाद से तो अमेरिका की बड़ी नज़र है और पिछले जो 8 साल गुजरे हैं अमेरिका और चाइना के तनाव में मुस्तकिल इजाफा हुआ है बहुत सारे हवालों से। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में उनके क्लैशेस हुए हैं, उनके टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सख्त क्लैश हुए हैं कि नई टेक्नोलॉजी कौन लेकर आएगा और कौन उसको मैनेज करेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान अपनी जो उसकी खास जोग्राफी जो महल वकू है, लोकेशन है, उसी वजह से फिर एक उसका हिस्सा है। अब गवादर पोर्ट जो है वो सी पैक की बुनियाद है। यानी चाइना में जो सी पैक की ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन पहले लिखी गई वो सी पैक का मतलब ही ये था कि गवादर को खुंजराब जो पाकिस्तान चीन का बॉर्डर है उससे जोड़ना है। ये उसके बाद जो बाकी दूसरी चीजें इन्वेस्टमेंट्स हुई सड़कों में, एनर्जी में, रेलवे में, वो सब एक सेकेंडरी इशू था। पहला इशू यही था कि हमें गवादर को खुंजराब के साथ जोड़ना है और चाइना की जो एनर्जी कॉरिडोर है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट भी वहां पर बड़ा वाज़े है, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने खुद फरमाया। जी, अमेरिका का इंटरेस्ट ये है और पाकिस्तान के लिए आप इसको एक मुश्किल पुल सरात कह सकते हैं कि हमें चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात में गहराई आई है, उसकी वजह से अब अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि वो चाइना के असर को काउंटर करे और चाइना को कंटेन करे पाकिस्तान के अंदर, जो हमें समझ आ रहा है। तो लिहाजा ये एक मुश्किल काम है। गवादर की जो पोर्ट है वो चाइनीज कंपनी उसको चला रही हैं। चाइना वहाँ नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। पहले हम खुद ही पुल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर खुद ही खड़े होकर हम चलाते हैं, पुल रात के ऊपर आ गए हैं, तो पुल ऐसे ना बनाया करें। योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं तो इसको जो चैलेंज जो पुल सरात है वो ये कि इसको जीरो सम गेम ना बनने दें कि अगर चाइना की विक्ट्री है तो वो अमेरिका की शिकस्त है। ये अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर जीरो सम गेम है तो गवादर में हम उसको रिकंसाइल तो नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन तलत मैं इसको गवादर में तो बिल्कुल रिकंसाइल नहीं कर सकते। जी मुशर्रफ, गो अहेड। अच्छा, मेरा थोड़ा मुख्तलिफ इस पे व्यू है। एक तो ये कि हम इसको नफ़ी की उस नज़र से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो जिससे हमें थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि इसकी वाकई क्या मीनिंग है। ठीक। मसलन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कल पिछले साल जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी में इजाफा किया इस मुल्क में, पहले के मुकाबले में इस साल में ये जो इतना मुश्किल साल गुजरा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना मुश्किल सियासी और मईशी जो हालात थे वो मुल्क के लिए नहीं देखे। और
इस साल में IFC ने अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल किया है पाकिस्तान में। ये मैं सुनी सुनाई पब्लिश्ड खबर है, आपने इनफ्लोज के नंबर्स मेरे सामने हैं। एग्जैक्टली, तो डबल हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू IFC। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये देखें कि अभी G20 समिट हुआ था, तो हम सब जो है बड़े ज़ाहिरी बात है हमारा मुकाबला रहा है, अब शायद मुकाबले में जो फासला है हमारे और भारत के दरमियान, हिंदुस्तान के दरमियान, वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो मकाम है वो मेरा ख्याल है क्योंकि मुश्किल हालात रहे हैं हमारे पिछले 1.5-2 साल से, तो हमने इतना ज़्यादा अपने ऊपर इन हालात को मुसल्लत किया है कि हमारी जो सोच है और जो दुनिया जिस तरह से पाकिस्तान को देखती है उसमें भी तजाद बढ़ रहा है। डोनाल्ड ब्लूम, ये अमेरिकी एम्बेसडर, क्यों वहाँ गया? आपने 2 ऊँटों की बात की, मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़े ऊँट की तो आपने बात नहीं की। सऊदी अरब जो है वो जो रिफाइनरी की बात कर रहा है और जिस तरह से वो गवादर को, और अब से नहीं पिछले 8-10 साल से CPEC में सऊदी अरब के इश्तिराक की बात हो रही है। अब लोग इस पे हंसते हैं कि देखो ये सिर्फ पाकिस्तान जो है उछलता रहता है और सऊदियों को इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान जो है उसकी जो रियासत है वो उसमें जो काबिलियत है और जो सलाहियत है वो उस मयार की नहीं है जिस मयार की होनी चाहिए, ताकि वो उन मौकों का फायदा उठा सकें जो मौके सामने उसके बिल्कुल तो सामने ये इंटरेस्ट आपस में कम्पीट नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। और मैं इसको जोड़ूंगा दहशतगर्दी वाले सवाल से। आप तो तकल्लुफन बात कर रहे हैं, 100% ऐसा है कि इस मुल्क में एक उनसर दहशतगर्दी का, दहशतगर्द जो है वो ज्यादातर पाकिस्तानी है और ये हमारा मसला है, इसको हमने हल करना है। लेकिन क्या जब और ममालिक जिनका हमसे मुकाबला है वो जब देखेंगे कि हम अपनी चीज़ों में हमने बड़े बड़े खला छोड़े हुए, हम 2015 में ये मामला ख़त्म कर दिया था हमने, ठीक, और हमारी फ़ौज ने, खुर्रम साहब ने बड़े माशाल्लाह फराख दिली का मुजाहरा किया कि वो क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को देने की कोशिश की, लेकिन ये तो हमारी फ़ौज ने लड़ाई लड़ी थी। और मतलब इस पे भी डिबेट हो सकती है, लेकिन हमारी फौज ने ये लड़ाई खत्म कर दी थी और उसके बाद खुद से अपनी निगाह दिफा से हटाकर सियासत पे जब वो लाए 2016-17 में, तो उसके फिर जो नताइज वो हम सबके सामने, और फौज में टॉप टू बॉटम ये रियलाइजेशन जो है ये बड़े वाज़ेह है। अब उससे वो बाज आएंगे या नहीं ये तो हमें अभी नहीं पता, जो इंडिकेशंस हैं वो मिक्स्ड हैं, लेकिन जो ये हमें डेफिनेटली पता है कि फौज को ये समझ आ रही है कि जब आप अपने काम से दूसरे कामों पे तवज्जो देंगे तो नुकसान होगा, और ये नुकसान वो हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है, ठीक, और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो बड़े ऊंट हैं वो इस खेमे में आना चाहते हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर रहे। तो इशू सिर्फ ये कि क्या हम अपने मामला ठीक कर सकते हैं, हम अपने खेमे को मैनेज कैसे करते हैं, और उन ऊंटों को लड़ने के बजाय उनको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इकट्ठा ऐसा दे सकते हैं। लड़ें, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए लड़ें, हमारे शहरों में आके होटल बनाएं, यहाँ पे विजिट करें, हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में आके हमारे बच्चियों को हायर करें, उनको वीजे दें। ये चीजें बाकी ममालिक में हो रही हैं, इतनी अनोखी बात नहीं है। लिहाजा दहशतगर्दी को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान ने इन इलाकों पर बड़ी तवज्जो दी है। बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करने का अगर आप तारीख उठा के देख लें हालिया, तो 2 दहाइयों से हम बलूचिस्तान को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फाटा के जो एरियाज़ हैं, एक्स फाटा के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने, इस्माइल खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी आंखों से जितने बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें देखी हैं और प्रेजेंटेशन सुनी है, वो अगर हम आपके सामने रखें तो आपको लगेगा ये इलाके पेरिस बन जाने चाहिए। लेकिन ये बैक टू स्क्वायर वन, मुस्तकबिल में हमें क्या करना है? ब्रेक के बाद। पाकिस्तान शदीद दहशतगर्दी की जद में है, सियासी मामलात भी इससे मुतासर हो रहे हैं, मुआशी मामलात भी मुतासर हो रहे हैं। इस्माइल, आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या करना चाहिए, ये जानते हुए कि हमने यहाँ पर बहुत खून की इन्वेस्टमेंट की है, माल की इन्वेस्टमेंट की है, वक्त की इन्वेस्टमेंट की है, और इन इलाकों को स्टेबलाइज भी किया है। अगर आपने स्टार्ट करवाना हो कि भाई कहाँ से आगाज़ करें, तो तालिबान से बात करके करें, बॉर्डर को दोबारा से रीफेंस करें, कोई नया ऑपरेशन शुरू करें, क्या करें? मेरे ख्याल में सब चीज़ें करनी पड़ेंगी तलत। एक चीज़ बहुत वाज़ेह, अभी जो पॉलिसी है वो ये है कि जी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और एंड वी विल गो आफ्टर द TTP, अगर कहीं पे भी जाना पड़ा उनके पीछे जाएंगे। लेकिन
देखिए वो उसकी लिमिटेशंस हैं। आप बॉर्डर के दूसरी तरफ जाके कैनेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसकी क्या फिर इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या रिपरकशंस होंगी, वो एक अलग बहस है। मेरे ख्याल में एक तो हमारे पास जो इस वक्त जो पॉलिसी है कि जी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मैनेज किया जाए। अब ये मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज का अगर मतलब ये है कि आप उनसे बातचीत करें, तो वो बातचीत तो 2 साल से हो रही है, उसका कोई नतीजा तो ऑन ग्राउंड निकला नहीं है। तो आपके पास देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसी कौन सी टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान को इस सोच पे मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो उसको क्या सीरियसली इस्माइल इससे लें। फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं सिर्फ आपकी जो अब आखिरी आपने बात की उसमें अगर वजाहत चाहूँ, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत हो और निगरान हुकूमत ना हो और वाज़े अंदाज से फुल मैंडेट से बात की जाए, या आपके ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बात जिनसे तालिबान ने करनी है उन्हीं से करनी है, मुंतखब हो या निगरान हो? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में मुंतखब हुकूमत बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो बात करे, लेकिन मुंतखब हुकूमत लोन नहीं करे, क्योंकि आप देख लें कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन बात बाहर जब निकल के करते हैं तो आपको एक डिवीज़न नज़र आती है। कुछ लोग तालिबान से बातचीत के ख़िलाफ़ हैं, कुछ जो है वो कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, उनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। तो एक नेशनल कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस बहरहाल आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर ये चीज़ बाहर आगे जाएगी नहीं। तालिबान को भी कम से कम टीटीपी को या अफ़गान तालिबान को भी समझ आ जाए कि एक नेशनल कंसेंसस है इसके पीछे, और आपको रेड लाइन सारी चीज़ें वाज़ेह हों। वो तो ये जो बातचीत नहीं भी आगे चली उसकी बड़ी वजह भी ये थी कि कंसेंसस नहीं था यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे थी, इस्टेब्लिशमेंट दूसरी साइड पे थी, बातचीत आगे चली, उसके डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस आपके सामने हैं। तो एक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक हमें अपने जो है अपने देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से ऐसी टूल्स हैं जिसकी वजह को हम बरोए कार ला के अफ़गान तालिबान को मजबूर करें कि वो हमारी बात को संजीदगी से सुने और उस पर अमल दरामद करें। 1 2 ये है कि इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि रीजनल जो हमारा ख्याल था कि हम रीजनल एक वो बना के और अफ़गान तालिबान पे प्रेशर डालेंगे। आपने देख लिया चाइनीज़ जो है वो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं अफ़गानिस्तान में इस वक्त, और बहुत सीरियसली उसको अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को, मैं तो बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि वो किस हद तक जो है इन चीज़ों को ले और जब मैं आपसे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी बताऊँ कि उनके जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ये बताया है कि अफ़गान कौमी वॉलीबॉल टीम जो है वो ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए चीन रवाना है, और बाकायदा उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ बताया कि हमारे ताल्लुकात नहीं, उनका चाइनीज एम्बेसडर तलब गया है। दूसरा ये कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ईरानियंस आर हैप्पी विद अफगान तालिबान, क्योंकि वो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और ईरान को उससे मसला नहीं है। सेंट्रल एशिया को कोई तालिबान के साथ मसला नहीं है, ट्रेड हो रही है। सारे रीजन में हमारे एक मसला है अफगान तालिबान के साथ, और वो जो है वक्त की कंस्ट्रेंट है। मैंने दूसरे एनालिस्ट से भी ज़रा बात करें तो अगर मैं खुरम साहब आपसे पूछ पाऊँ तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? ये बड़ा वाज़े है कि अपनी सरजमीन की हिफाजत हमने खुद करनी, तो लिहाजा ये जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, अगर से बड़ा मुश्किल है, बड़ा तवील सरहद है हमारी, लेकिन उसकी हिफाजत हमें खुद ही करनी है। और वहाँ जो अब ये कोई आसान इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पिछले 40 साल से जो एक वॉर इकोनॉमी, अरबों डॉलर की वहाँ एक गैर कानूनी ब्लैक इकोनॉमी है, उसको कंट्रोल भी हमने ही करना है। और बिल आखिर सिविलियन हुकूमत ने फौज के साथ मिलकर ये काम करना है, और यही तभी होगा। हमने फेंस भी करके देख लिया, वो भी मेरे भाई मुशर्रफ नाराज हो जाएंगे, वो भी नवाज शरीफ के दौर में ही फेंस बनना शुरू हुआ था। उसके क्या इफेक्ट्स आए हैं वो हमारे सामने हैं कि अच्छे हैं या खराब हैं। लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो खुद मुख्तार ममालिक हैं, हमसाए हैं, उन्होंने आपस में गुफ्तगू भी करनी है, ट्रेड भी करना है, लेकिन वो अपनी जमीन के जिम्मेदार है और हम अपनी जमीन के जिम्मेदार हैं। ये क्लैरिटी जब तक अफगान तालिबान, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां एक धुंध है कि ये पता नहीं कहाँ किसकी सॉवरेंटी है, लोग भी आते जाते हैं बगैर वीजों के। ये जब तक हम स्ट्रिक्टली उस बॉर्डर को पुलिस करना शुरू करेंगे, ट्रेड के हवाले से, ट्रांसफर के हवाले से जो लोगों का मूवमेंट है, तब तक हम इसका आगाज नहीं कर सकते। जब तक हमारे तो हालात ये है कि जो एक हम ये मामला हल नहीं कर सकते। वेरी क्विकली
जी गो अहेड इस्माइल। तलत वेरी क्विकली मैं जस्ट टू नो रीइंफोर्स जो उसने दस्तगीर साहब ने बात की, स्ट्रिक्ट बॉर्डर मैनिंग द बॉर्डर एंड सर्वेलिंग द बॉर्डर, ये 1 2 रोबस्ट काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक करें, बॉर्डर को ठीक करें, फिर अफगानिस्तान के साथ आप डील करें, उनके पास आपके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं उनके साथ इस्तेमाल आप करें। उनको उस पर करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो ज़्यादा इसलिए भी पेचीदा है कि इसका जो जोड़ है पाकिस्तान के साथ वो ईरान के साथ उस तरह से रिलेशनशिप नहीं है। इस्माइल भाई ने जो बात की वो एक हद तक ठीक है, लेकिन ईरान का और अफ़गानिस्तान का वो जोड़ या वो कनेक्शन नहीं है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है। मेरा ख्याल है कि ये बॉर्डर कंट्रोल की बात 1978 में जो है, जो उस वक्त का रेड लाइन शो था ना, उस वक्त से अब तक अब 40 से ज़्यादा, मेरा ख्याल है 42 साल हो चुके हैं और हम मुसलसल उसी रट में लगे हुए हैं कि एक दिन आएगा कि हम इस बॉर्डर को कंट्रोल कर लेंगे। क्या ये हमने सोचा कि इस बॉर्डर को कंट्रोल करने में जितनी जो अच्छी चीज़ें हैं आमद-ओ-रफ्त की से मुंसलिक, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो बुरी चीज़ है वो बॉर्डर कंट्रोल करने के बाद उसका जो नुकसान है वो तो गरीब अफगान और गरीब पाकिस्तानी को उठाना पड़ता है, लेकिन जो उसका फ़वाइद हैं वो पाकिस्तान को नहीं मिलते। तो आप टीटीपी तब भी रास्ते निकाल, आप कह रहे बॉर्डर को सॉफ्टन कर दें? नहीं, इशू मेरा ख्याल है जो फोकस है बॉर्डर पे वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल से मामला हल नहीं होगा। तो अफगानिस्तान की मईशत का जो कनेक्शन है दीगर और सेंट्रल एशिया की मईशतों के साथ और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के साथ, उसको ज़्यादा पुख्ता करना होगा। अफ़गानिस्तान में जो ट्रांजिट ट्रेड सिर्फ अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान है, उसके बारे में सोचना होगा कि जब उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान होगा तो उसके इंसेंटिव्स, जो लालच होगा पाकिस्तानियों में, अफ़गानों में और उज़्बेकों में कि यार हम गड़बड़ नहीं होने देते क्योंकि हमारी आमदोरफ्त है। अब इमेजिन करें कि उसमें ताजिकिस्तान भी शामिल हो जाए। अब 4 मुल्क के जो बिजनेसमैन हैं, भाई पहले तोरखम का बॉर्डर तो खोल लें यार, वो बंद पड़ा हुआ है। मेरा मतलब है आपने तो उज़्बेकिस्तान की तरफ ले गए। मैं नहीं तलत, जब तक इसके बारे में हम क्लियरली नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि हम ये स्मगलिंग का इशू है, हमने बॉर्डर बंद कर दिया, डॉलर्स की जो आमदोरफ्त बॉर्डर बंद कर दिया, वीट की जो सप्लाई है हमने बॉर्डर बंद कर दिया। ये थोड़े अरसे के लिए तो ये बहुत कारामद हैं, लेकिन जब खोलेंगे तो क्या फिर से वो चीजें शुरू नहीं हो जाएंगी? So basically आप कह रहे हैं देर मंसूबा बंदी करना जरूरी और है, लॉन्ग टर्म विजन, और लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू जो है आप अचीव कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए हमने फेंस भी करना है, हमने ऑफेंस भी करना है और डिफेंस भी करना है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात कि हमने इसके ऊपर से नज़र नहीं हटानी। बदकिस्मती से मामलात हम ऐसे उठाते हैं कि उसके बाद अहम तरीन कौमी इश्यूज़ जो हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वो पसपुश डाल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।